हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली के 10 MCQs को प्रैक्टिस करते हैं और ये जो MCQs है करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं। आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप वीडियो को दोबारा से देखकर इस वीडियो को या फिर करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू एवलांकेस। एवलांकेस के बारे में बात करूँ तो रिसेंटली न्यूज़पेपर में भी था कि जम्मू एंड कश्मीर के सोनमर्ग वाले रीजन में एवलांकेस आया है, जिसकी वजह से जो कुछ लोग हैं उनकी डेथ हुई है। तो अगर मैं एवलांकेस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो स्नो है उसका रैपिड फ्लो होता है हिमालयाज और हिल्स से, और ये देखा गया है कि इसमें जो स्नो है वो थोड़ी सी ड्राई एंड पाउडरी स्नो होती है, और क्योंकि ये बहुत अलग अलग वीक लेयर्स के ऊपर ये स्नो लाई करती है तो इस वजह से इस स्नो में टेंडेंसी होती है कि ये जल्दी से जल्दी इसका रैपिड फ्लो हो सके। तो अगेन अगर यहाँ पे आप अपनी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे इसकी वीक लेयर्स होती हैं जिसके ऊपर एक स्नो का पैक है, और अल्टीमेटली ये जो वीक लेयर है इसमें से जो स्नो है वो फॉल कर जाती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ई व्हीकल्स। ई व्हीकल्स जो है रिसेंटली आपके हमेशा न्यूज़ में ही चलते रहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो इन्वायरमेंट चेंज है या फिर जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और यहाँ पर अलग अलग तरीके लाए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है वो इतना ज़्यादा ना हो। तो दैट मीन्स यहाँ पे रिन्यूएबल मेथड्स को लाया जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ एक प्रॉपर व्हीकल के बारे में जो कि पेट्रोल या डीजल पे चलता है एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा व्हीकल जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड रहता है और उसके अंदर आपको कोई भी फ्यूल टैंक जो है ये देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बैटरी जो है वो प्रोवाइड करी जाती है ताकि यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और अल्टीमेटली एक जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाए और ये जो व्हीकल है वो रन कर सके। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू द व्हीकल्स विच आर बेस्ड ऑन पेट्रोल एंड डीजल, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहते हैं। इसके अंदर इतनी ज़्यादा जो कार्बन एमिशन है, इतनी ज़्यादा क्या इसके अंदर कार्बन एमिशन होती ही नहीं है। तो दैट मीन्स ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहते हैं। तो इस वजह से जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच कर रहे हैं, और इवन यहाँ पे जो भी हमारी UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं तो वहाँ पर भी हमारे नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते हैं जिनको फुलफिल करने के लिए हमें रिन्यूएबल तरीके की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन। अगेन आप जानते ही हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हमें अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे कार्बन एमिशन जो है वो कम से कम हो सके। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है फ्यूल के बेस पे, दैट मीन्स उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो फ्यूल यूज़ करने के लिए जो हाइड्रोजन बनता है वो अलग अलग प्रोसेसेस से बनता है। फॉर एग्जांपल हेबर्स प्रोसेस से भी यहाँ पे हाइड्रोजन को बनाया जाता है। हालांकि हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनाया जाता है, लेकिन अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए तो उस टाइम पे हाइड्रोजन को बनाया जा सकता है, जिसको कि अगेन फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। इवन जो भी आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वहाँ पर कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर जो रिन्यूएबल तरीके से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया गया है तो इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइजर लिया जाता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स को रखा जाता है, एक कैथोड को रखा जाता है और एक एनोड को रखा जाता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और यहाँ पे वाटर की सप्लाई दी जाती है, और अल्टीमेटली वाटर के अंदर जो H2O मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक डाउन होते हैं। तो यहाँ पर एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और अल्टीमेटली इस गैस को कैप्चर कर लिया जाता है जिसको कि तो फ्यूल के तौर पर इसको अलग अलग इंडस्ट्रीज में फिर यूज कर लिया जाता है। तो ऐसे जो है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है और इसमें कोई भी कार्बन एमिशंस नहीं होती, तो इस वजह से ऐसी हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि हमारी कंट्री के भी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर हमें कार्बन एमिशन को कम करना
करना है, फॉसिल फ्यूल के ऊपर कम डिपेंडेंट रहना है, तो इन सारे तरीकों को सॉल्व करने के लिए ही हम ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको बनाना चाह रहे हैं। इवन अगर देखा जाए कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये एक क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स इसको फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, और ये क्लीन है, दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी कार्बन एमिशंस वगैरह नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपकी तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी विच इज़ तमिलनाडु बेस्ड। कौन सी कम्युनिटी है? वनियार्स, गोंडर्स एंड पदयाची कम्युनिटी। तो इन कम्युनिटी के बारे में बात करूं तो रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर्स के अंदर भी देखा होगा कि तमिलनाडु वाले रीजन के अंदर वन्यास को यहाँ पर कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है। ऐसे अगर मैं तमिलनाडु रीजन के अंदर, तमिलनाडु स्टेट के अंदर बात करूं तो यहाँ पे 50% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसीज को गिवन है। उन ओबीसीज के अंदर जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको 20% रिजर्वेशन गिवन है, और उसमें से भी जो वन्यार्स है ऐसा माना जा रहा है कि शायद आने वाले टाइम के अंदर इनको 10% रिजर्वेशन दी जाएगी आउट ऑफ 20% मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो आंसर है ये बन जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू वेगनार ग्रुप। वेगनार ग्रुप के बारे में बात करूं तो वेगनार ग्रुप जो है रशिया की एक पैरा मिलिट्री आर्मी है, जिसके अंदर कुछ लोग जो हैं उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल नॉर्वे के अंदर इन्होंने रिफ्यूज लिया है। तो इस वजह से ये जो ग्रुप है वो न्यूज़पेपर में था। तो अगर मैं बात करूँ तो रशिया की पैरा मिलिट्री जो आर्मी है, पैरा मिलिट्री जो फोर्सेज हैं, और इवन माना जाता है कि जो व्लादिमीर पुतिन है जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन करने के लिए ये जो ग्रुप है ये डिफेंस वगैरह प्रोवाइड करता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसका आंसर बनेगा रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू थारू पीपल। थारू पीपल के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री जो है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थारू पीपल को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात कर रही है। तो अब अगर मैं बात करूं कि जो थारू पीपल है वो कौन से रीजन में लाई करते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो उत्तर प्रदेश का तेराई वाला रीजन है वहाँ पे आपको थारू पीपल जो है ये देखने को मिलेंगे। इवन देखा गया है कि नेपाल के अंदर इन थारू पीपल को एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया है, और इवन इनकी लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो यहाँ पे नेपाल और उत्तर प्रदेश वाले रीजन के अंदर आपको ये जो लोग हैं ये देखने को मिलेंगे, और ये बेसिकली हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हंटिंग एंड गैदरिंग हो गया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो गया, कैटल को रेज करना हो गया, तो इन सारी नेचुरल प्रैक्टिसेस के लिए ये थारू पीपल जो हैं ये जाने जाते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो आंसर है वो बनेगा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2023 की जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ये किसने निकाली है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो हमेशा से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता आया है, और यहाँ पर अभी जो 2023 की रिपोर्ट निकाली गई है उसके अंदर बताया गया है कि आगे आने वाले 2 साल के अंदर हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिस्क कैटेगरी के अंदर लाई कर रही हैं। और इवन इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि आगे आने वाले जो 10 साल हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीजें रिस्क कैटेगरी में लाई कर रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023। तो अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं, सबसे पहली बात तो यूनाइटेड नेशन का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है ये इस रिपोर्ट को निकालते हैं। 2023 वाली जो रिपोर्ट है उसकी यहाँ पर एक पर्टिकुलर थीम थी, दैट इज इसका एक पर्टिकुलर हेडिंग है, दैट इज लीविंग नो वन बिहाइंड इन एन एजिंग वर्ल्ड। और इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि 65 ईयर्स और उसके अबव वाले जो लोग हैं आने वाले 30 सालों के अंदर डबल हो जाएंगे। और इवन ये भी बताया गया है कि कौन कौन से रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा जो ओल्डर पॉपुलेशन है ये देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये देखने को मिला है कि एक तो वेस्ट एशिया हो गया, एक नॉर्थ अफ्रीका हो गया, एक सब सहारन अफ्रीका हो गया। तो इन कुछ रीजन्स के अंदर फास्टेस्ट ग्रोथ होगी ओल्डर पॉपुलेशन की। तो यहाँ पर इंडिया इंक्लूडेड नहीं है, तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। फिर अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो इसी रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि 2050 तक जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो 1.6 बिलियन तक रीच कर जाएगी, जो कि हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन की टोटल 16% हो जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर बनेगा 1 ओनली। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाली जाती
जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो सबसे पहली जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो कश्मीर वाले रीजन के अंदर, ये न्यूज़पेपर्स में देखने को मिला है, ये कश्मीर वाले रीजन के अंदर इसको बनाया गया है। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी इंक्लूडेड था, जिसके अंदर बात करी गई थी कि हम हब एंड स्पोक मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर रीजन से प्रोवाइड करी जाएगी और अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, जो कि अलग अलग लोकेशन के अंदर लोकेटेड हैं, उन सबको ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करी जाएगी। इवन यहाँ पे ये जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है इसको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ भी लिंक किया गया है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग जो कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करे जाते हैं। और ये जो नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इवन गवर्नमेंट के साथ भी कोलैबोरेट करके काम करेंगी और गवर्नमेंट की जो अलग अलग सर्विसेज हैं उनको भी प्रोवाइड करने के लिए ये हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए अलग से पोर्टल है, दैट इज दी समर्थ पोर्टल। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसी फ्लोरा और फौना की ऐसी स्पीशीज, स्पेशली हम प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज अगर एक पर्टिकुलर रीजन में वो ग्रो कर जाएं तो आसपास की जो नेचुरल स्पीशीज हैं उनको ये खत्म कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बंगाल वाले रीजन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो वाटर हायासिंथ है, जिसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सबसे पहले एक इन्वेजिव स्पीशीज थी और इसने आसपास वाली जितनी भी नेचुरल स्पीशीज हैं उनको खत्म कर दिया था। तो रिसेंटली दिल्ली की जो स्टेट इन्वायरमेंट अथॉरिटी है उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बोला है कि आप प्लीज इन कुछ स्पीशीज जो कि इन्वेजिव स्पीशीज हैं इनको कंट्रोल करने का या फिर इनको रेगुलेट करने का काम करें, ताकि ये आसपास वाली जो नेचुरल जो फ्लोरा है या फिर नेचुरल जो स्पीशीज हैं उनको एक तरह से डिस्ट्रॉय ना करें। तो इसमें 3 स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है। एक तो है विलायती किक्कर, जिसको हम प्रोसोपिस जूली फ्लोरा के नाम से भी जानते हैं, जिसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी में भी पूछा गया था। फिर अगर मैं यूकलिप्टस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक यूकलिप्टस और एक साबू बल जो है, जिसको हम रिवर टैमरिंड के नाम से भी जानते हैं, तो इन तीनों स्पीशीज को कंट्रोल करने की बात करी गई है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो आंसर है वो बनेगा 1, 2 एंड 3। तो आई होप आपको यहाँ तक जो MCQs हैं इसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।